बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने टेंसेस शुरू किए हुए हैं और पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है, यानी कि टेंसेस की क्लास है। आज हमारा दूसरा टेंस है जो हम सीखने जा रहे हैं। आप टेंसेस की दो तरह से तरतीब लगा सकते हैं, दो तरह से सीख सकते हैं। एक तो है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि ये तरतीब जो मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं और बुक्स वगैरह में भी होती है। लेकिन मैं जो जिस तरतीब से टेंसेस पढ़ाता हूँ वो पहले आप पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों को मिला के पढ़ें। इसकी वजह यह है कि इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ है, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है और फ्यूचर इंडेफिनेट है। इसी तरह बाद में आप जो दूसरे हैं कंटिन्यूस, वो तीनों पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद परफेक्ट के तीनों और इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस के तीन, यानी कि इस तरह तीन तीन टेंसेस का ग्रुप बनता है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर पास्ट इंडेफिनेट और फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि जो इंडेफिनेट के तीनों टेंसेस हैं वो हम पहले पढ़ेंगे एक ग्रुप में। और इस तरह फिर कंटिन्यूस और फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के जो तीन तीन टेंसेस बनते हैं। इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हैं, यानी कि इनमें काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने सीखा हुआ है कि उसके जो अफर्मेटिव फिक्रात होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। और जो पास्ट इंडेफिनेट है इसके भी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। इसी तरह जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट आती है और इसमें जो पास्ट इंडेफिनेट है इसमें सेकंड आती है। तो इसी तरह इनमें काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं। अब हम इसके पहले यूज़ पढ़ते हैं कि ये कब यूज़ होता है। यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इनको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। एन एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी कि कोई काम माजी में फिनिश हुआ है। मसलन ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे की बात कर चुका है कि येस्टरडे वो स्कूल गया था, तो इसका मतलब है वो स्कूल का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। वो आज बात कर रहा है तो येस्टरडे वो स्कूल गया था तो ये काम मुकम्मल हो चुका था। दूसरे नंबर पे आ पास्ट हैबिट, शी ऑलवेज वॉक अप अर्ली, वो हमेशा सुबह सुबह या सुबह सवेरे उठती थी। तो ये आदत जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। नंबर थर्ड पे है अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि जो मुकम्मल काम है वो दो तीन काम होंगे। मसलन ही ओपन द डोर, ये एक काम है उसने मुकम्मल किया है। ही ओपन द डोर एंड एंटर द रूम, इसमें दो काम आ गया, यानी कि उसने ओपन द डोर एंड एंटर द रूम, यानी कि आ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन हो तो इसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ये तो था इसका यूज़। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में आपने ये दो चीज़ें तो याद रखनी है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब इसमें यूज़ होती है वो होती है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की जो पास्ट फॉर्म जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हैं वो यूज़ होती है इसके अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में। और इसके जो बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जितने भी किस्म के फिक्रात हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो डू होती है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड। हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें भी डू नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ होती है और इसमें भी डू यूज़ होती है, लेकिन डू की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जिस तरह जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं, इसी तरह डू की हेल्पिंग वर्ब की भी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं।
तो इस तरह इसको याद रखना आसान है। कॉमन टाइम वर्ड्स कौन से होते हैं, इसमें जो लफ्ज़ आते हैं जो हमें हिंट्स देते हैं कि ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगो, प्रीवियस, या इस तरह 2020 जो इस तरह का टाइम गुजर चुका है। तो ये इसके हिंट्स हैं, यानी कि इन अल्फाज अगर फिक्रात में आ जाएं तो हम गैस कर सकते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखते हैं इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं या इनको सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हमें पता है तमाम टेंसेस में जो तरतीब होती है वो ये होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी लगाते हैं या इसको हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि ये चार चीज़ें जो आती हैं ये तमाम टेंसेस के फिक्रात में आनी है, जिनमें नहीं आनी वो हमने सीखनी है। मसलन इसके चेक करें सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट आना है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि जितने भी टेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट स्टार्ट में फिक्रात के स्टार्ट में आना ही आना है। तो ये हमें बार बार सीखने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारा एंड पे तमाम टेंसेस के फिक्रात में आता है। तो मैंने बताया था कि इसकी जो ऑक्सिलरी होती है या मेन वर्ब होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि जो टेंस होगा उसके मुताबिक मेन वर्ब भी चेंज होगी और ऑक्सिलरी भी चेंज होगी। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी नहीं आती, ये मैंने लिखा हुआ है नो, यानी कि नहीं लगानी। मेन वर्ब पास्ट फॉर्म लगानी है जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हैं, एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें भी तीन सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सिर्फ आना है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव फिक्रात में तीन चीज़ें बस आती हैं, यानी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लेकिन उसमें फ़र्क क्या था, उसमें मेन वर्ब फर्स्ट आती है, इसमें सेकंड आनी है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब सेकंड आनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट आती है, तो एंड पे ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ इसीलिए मैंने जो इंडेफिनेट के टेंसेज हैं वो पहले पढ़ा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने पढ़ा है और सेकंड हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट, ताकि इनको याद रखना आसान है। ये एक तरह के हैं, इनमें एक तरह की सिमिलैरिटीज़ है। एग्जाम्पल चेक करें, ही एट एन एप्पल। अब चेक करें ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की ईट की सेकंड फॉर्म है एट, एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसमें सिर्फ तीन चीज़ें आई हुई हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकंड एंड ऑब्जेक्ट। आई एट एन एप्पल, इसमें भी चेक करें तीन चीज़ें हैं, आई हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, एट ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। शी एट एन एप्पल, इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, एट ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। दे वेंट टू इंग्लैंड, दे हमारा सब्जेक्ट है, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, टू इंग्लैंड ये ऑब्जेक्ट है। वी वेंट टू स्कूल, वी हमारा सब्जेक्ट है, वेंट अगेन ये दूसरी फॉर्म है मेन वर्ब की, टू स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू सा आ लाइन, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, सा सेकंड फॉर्म है, आ लाइन ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि इन तमाम फिक्रात में आप चेक कर सकते हैं कि इनमें तीन चीज़ें आई हुई हैं, सिर्फ सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती, ऑक्सिलरी इसमें नहीं आती, ये आप लोगों ने याद रखनी होती है कि इसके
जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है उसके जो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं। ये तो हमने बार बार पढ़ा है कि तमाम टेंसेस में सबसे पहले फिक्रे के स्टार्ट में हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। तो ये तो हमें बार बार इसको याद रखने या सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हमें पता चल गया। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया हुआ कि ये चेंज होती रहती है, मेन वर्ब भी चेंज होनी है और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना। सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहना है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज होती है वो होती है डिड, यानी कि बेसिकली ये डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डू की सेकंड फॉर्म डिड इसमें यूज होती है। मेन वर्ब इसमें ये V1 लिखा हुआ है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, ये मिस्टेक होगी, सेकंड फॉर्म लगानी है। एंड ऑब्जेक्ट एंड पे आना है। मसलन ये चेक करें इसकी एग्जांपल्स। डिड ये बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या लगाना है, ऑक्सिलरी लगानी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, ये डिड आ गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है ही, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद अब हाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ये मिस्टेक नहीं थी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, डिड आ गया तो डिड में फर्स्ट फॉर्म होती है। सिर्फ इसके अफर्मेटिव फिक्रात में हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, बाकी इंट्रोगेटिव और जो इसके नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है बाकी तमाम किस्म के फिक्रात में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। उसके बाद हमने ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगानी है एंड एंड पे हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है। डिड ही नॉट ईट एप्पल्स। आगे डिड ये ऑक्सिलरी आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई शी। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट एप्पल्स। डिड आई नॉट ईट एप्पल्स। ये मैंने इसलिए तमाम एग्जांपल दी हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ही शी आई दे वी यू इट इन सब के साथ ही डिड आना है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें ही शी इट आ जाए तो उसके साथ डज आता है और बाकी के साथ डू आता है, लेकिन ये कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो आपने कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सब के साथ डिड लगाना है। इसलिए ये तमाम एग्जांपल मैंने दी हुई हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सब के साथ ही हमने डिड लगाना होता है। डिड वी नॉट ईट एप्पल्स, डिड यू नॉट ईट एप्पल्स, डिड इट नॉट रेन लास्ट नाइट। तो इन सब के साथ ही स्टार्ट में जो ऑक्सिलरी आनी है वो डिड आनी है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया फिक्रात होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो सवालिया फिक्रात होते हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं, उनको कहते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव, यानी कि उनका आंसर होता है यस या नो में। और जो WH इंट्रोगेटिव होते हैं वो उनका आंसर हम अपनी ऑप्शन होती है उसमें कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड्स के साथ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। WH वर्ड यानी कि यहाँ स्टार्ट में हमने वो वर्ड लगाना होता है, मसलन ये हु, व्हेन, वाई, विच, हाउ, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आ सकता है वो हम फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। वो WH वाला लफ्ज़ लगाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि हमें पता है डिड आनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मसलन WH वर्ड व्हेन आ सकता है, यहाँ पे वाई,
हाउ, वेयर, कोई भी लफ्ज़ आ सकता है। तो एग्जांपल में हमने व्हेन दिया हुआ है, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगानी है। डिड लगाने के बाद सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट सेम ही रहना है। सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है वो हमने V1 लगानी है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब जो है वो फर्स्ट ही लगानी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट वर्ब आनी है। एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। एग्जांपल चेक करें, वाई, ये हमारा WH वाला वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, सब्जेक्ट ही के बाद ईट, ये हमारी V1 यानी कि मेन वर्ब फर्स्ट, एप्पल्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह वाई डिड यू ईट एप्पल्स, व्हेन डिड दे ईट एप्पल्स, हाउ डिड वी ईट एप्पल्स, वेयर डिड शी ईट एप्पल्स। अब इन तमाम एग्जाम्पल में चेक करें स्ट्रक्चर। सबसे पहले वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये WH वाले अल्फाज आ गए। उसके बाद डिड ये हेल्पिंग वर्ब आ गई उनके बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, वी एंड शी ये तमाम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेक करें, ईट, ये सेम इसीलिए दी हुई ताकि आप लोग आसानी से समझ लें कि ये सिर्फ एक मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट ही सभी में आ रही है, और एंड पे ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स 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 एप्पल, ये सारे ऑब्जेक्ट है। यानी कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम WH वाला वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज चेक करते हैं, यानी कि जिसमें तमाम किस्म के फ़िक्रात आए हुए हैं। आई पास द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डिड नॉट पास द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, ये नेगेटिव है। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डिड है वो स्टार्ट में कर देंगे, डिड, आई, सब्जेक्ट है पास, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब चेक करें, अफर्मेटिव में हमने सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, नेगेटिव में भी फर्स्ट लगाई है, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट लगाई है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी फर्स्ट लगाई है, और इसी तरह जो WH वाले इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें भी हमने फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब लगाई है। तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें मेन वर्ब सेकंड आती है, बाकी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन तमाम में फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आई पास द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, इसमें भी चेक कर लें, डिड हमारे पास ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई ये सब्जेक्ट है, पास ये मेन वर्ब है, द एग्ज़ाम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डिड आई नॉट पास द एग्ज़ाम, व्हेन डिड आई पास द एग्ज़ाम, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, एंड ये WH वाला जो इंट्रोगेटिव है वो फिक्रात है। दूसरी एग्जांपल चेक करें एक्सरसाइज की, वी प्लेड अ मैच लास्ट संडे, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी डिड नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। प्ले, ये प्लेड दूसरी फॉर्म थी, अब ये पहली हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्ले आ मैच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डिड वी प्ले आ मैच लास्ट संडे, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आती है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है वी, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट, आ मैच ऑब्जेक्ट आ गया। डिड वी नॉट प्ले आ मैच लास्ट संडे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मेथड या स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है,
नॉट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और एंड पे ऑब्जेक्ट है। WH वाले जो इंटरोगेटिव होते हैं उसमें वाई यानी कि WH वाला लफ्ज़ जो होता है वो स्टार्ट में लगाना होता है। वो लफ्ज़ लगाने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि हमारी डिड है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। यानी कि ये दो एग्जाम्पल में हमने तमाम जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH वाले इंट्रोगेटिव डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जितनी जो रूल्स हैं या इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स।